नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका और ईरान के बीच फेल हुई बातचीत की, महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी पर उठे सवालों की, देखेंगे क्यों सीएम ममता बनर्जी के निशाने पर आई बीजेपी, कैसे बिहार में सीएम फेस को लेकर एनडीए में हुआ दो फाड़। जानेंगे सीएम स्टालिन के आरोपों से कैसे घिरी बीजेपी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महाराष्ट्र में एनसीईआरटी के फैसले पर मचे बवाल को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना का बड़ा बयान, कहा विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों में आया बड़ा बदलाव, पारंपरिक कोर्ट केस से हटकर मध्यस्थता और सुलह की तरफ बढ़ रही है अब दुनिया। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल परिवर्तन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले सीजे सूर्यकांत, कहा समाज के विकास के साथ संस्थाओं को बदलना जरूरी, टेक्नोलॉजी के जरिए न्याय को सुलभ बनाने पर दिया जोर। दिग्गज गायिका आशा भोसले का निधन, 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस, 13 अप्रैल को शाम 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार का बड़ा दावा, महाराष्ट्र में जल्द होगा बड़ा राजनीतिक उलटफेर, महायुति की ही एक बड़ी पार्टी अपने सहयोगी दलों में लगाएगी सेंध। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी और एनडीए पर तीखा हमला, कहा दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है बिहार का अगला सीएम कौन होगा ये बीजेपी के 2 लोग करेंगे तय। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में सीज फायर अब कभी भी टूट सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच जो वार्ता हो रही थी वो फेल हो चुकी है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने शर्तें नहीं मानी, तो ईरान का आरोप है कि अमेरिका की मांगे अव्यावहारिक थी, जिसके बाद पश्चिम एशिया में दोबारा जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में फिलहाल जो शांति दिखाई दे रही है वो ज्यादा देर बरकरार नहीं रहने वाली। अब कभी भी इस क्षेत्र में दोबारा जंग छिड़ सकती है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की कोशिशें फेल हो गई हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ये कहते हुए खाली हाथ अमेरिका लौट गए कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए। अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने हमारी शर्तों को मंजूर नहीं करने का विकल्प चुना है। वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि अमेरिका इस वार्ता को लेकर गंभीर ही नहीं था। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे, उनका कहना है कि अमेरिका ईरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बातचीत के पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास जरूरी अच्छी नीयत और इच्छा शक्ति है, लेकिन पिछले 2 युद्धों के अनुभवों की वजह से हमें विरोधी पक्ष पर कोई भरोसा नहीं है। ईरानी डेलीगेशन में मेरे साथियों मिनाब 168 ने भविष्य के सोच की पहल की, लेकिन विरोधी पक्ष आखिरकार बातचीत के इस दौर में ईरानी डेलीगेशन का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। तो ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने भी अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका को यह समझना होगा कि आप ईरान पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकते, अभी भी सीखने में देर नहीं हुई है। दरअसल ये बातचीत प्रमुख रूप से 3 मुद्दों को लेकर अटक गई है, जिनमें पहला ईरान का यूरेनियम संवर्धन और परमाणु कार्यक्रम, दूसरा हॉर्मुज जलरमरू मध्य में 28 फरवरी से पहले की तरह शिपिंग, और तीसरा लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान शामिल है। लेकिन अब जब ये बातचीत सफल नहीं रही तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी का संकेत दिया है। वहीं ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर सख्ती बढ़ा दी है। उसने पाकिस्तान के झंडे वाले 2 सुपर टैंकर शालीमार और खैरपुर को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम देशों की तरफ से अमेरिका और ईरान से वार्ता की मेज पर लौटने की अपील की जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने भी दोनों पक्षों से तनाव बढ़ाने से बचने की नसीहत दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी वार्ता के रुक जाने पर निराशा जताई है। बहरहाल अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस वार्ता के बेपटरी हो जाने के बाद अब पश्चिम एशिया के हालात किस दिशा में बढ़ेंगे। पश्चिम एशिया में संकट गहराता दिखाई दे रहा है, तो महिला आरक्षण कानून पर बहस तेज होती जा रही है। संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखी है। इसमें पीएम ने महिला आरक्षण के कार्यान्वयन और परिसीमन संशोधन पर सहयोग की अपील की है, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा पर कड़े सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। साथ ही सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। देखिए रिपोर्ट। संसद के आगामी सत्र से पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन और परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा के लिए 16 से 18 अप्रैल तक संसद के बजट सत्र को विस्तारित किया है।
सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। वहीं विपक्ष ने इसे आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा की सभी पार्टियों के प्रमुखों और फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखकर इस संशोधन विधेयक पर सहयोग मांगा है। उन्होंने अपने पत्र में इसे महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी प्रदर्शित करने का एक अहम क्षण बताया। पीएम मोदी ने लिखा कि राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा को साकार करने और इस कानून को देश में सही अर्थों में लागू करने का अब सही समय आ गया है। प्रधानमंत्री की इस अपील पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि सरकार विधानसभा चुनावों के बीच राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस कानून को जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और परिसीमन से जुड़े पेचीदा मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर संसद का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण लागू करने और कोटा लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु परिसीमन का मुद्दा उठाना महज राजनीतिक नौटंकी है। कुल मिलाकर 16 से 18 अप्रैल तक चलने वाले संसद के इस विस्तारित सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं। जहां सरकार इस बिल को पास कराने पर जोर देगी, वहीं विपक्ष इसकी टाइमिंग और परिसीमन के तरीके पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। बीजेपी कई मोर्चों पर घिरती जा रही है, चाहे वो महिला आरक्षण बिल की बात हो या फिर बंगाल विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान बड़ा दावा किया है, तो वहीं पीएम मोदी ने भी राज्य में प्रचार किया, जहां उन्होंने जनता को साधने के लिए अपना पुराना पैतरा आजमाने की कोशिश की। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। इसी सिलसिले में पूर्व वर्धमान के खंड घोष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जनता को आगाह करते हुए कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो लोग अपना घर, पता और परिवार सब खो देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों की पहचान और आश्रय छीनने की राजनीति कर रही है। ममता ने दावा किया उन्हें पता है कि ये चुनाव हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने सभी अधिकारियों को बदल दिया है। जाने तो इलेक्शने हारबे, ताई काजे লাগিয়ে এখানে सब चेंज कर दिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के उस दावे पर भी कड़ा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की बात कही थी। ममता बनर्जी ने उन्हें झूठा करार देते हुए कहा कि उन्हें अपनी कुर्सी की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और कोई भी वादा करने से पहले जानकारी जुटा लेनी चाहिए। हमने फरवरी के बजट सत्र में ही राज्य में 7वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। बंगाल इकलौता राज्य है जहां कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के उस बयान पर भी तीखा तंज कसा, जिसमें उन्होंने बंगाली मिठाइयों को वैश्विक स्तर पर ले जाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्पाद पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर और भाजपा पर अल्पसंख्यकों के वोट बांटने के लिए 1000 करोड़ रुपए की डील करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी पैसे के दम पर सच को दबाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। रैली में उन्होंने एक बार फिर पुराना पैतरा आजमाने की कोशिश की। जो लोग पीएम की फोटो वाले पोस्टर और बैनर लेकर आए थे, उनसे पीएम ने अपील की कि वो इन पोस्टरों के पीछे अपना नाम और पता लिखकर उन्हें सौंप दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर उन्हें पत्र लिखकर आभार व्यक्त करेंगे। जो लोग कुछ पेंटिंग वगैरह बना करके लाए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं, अगर पीछे आपका एड्रेस लिखा होगा तो मैं आपको धन्यवाद पत्र भेजूंगा। जैसा आप जानते हैं कि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उससे पहले सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी की आक्रामकता ने बंगाल के चुनावी रण को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बंगाल में चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है, तो बिहार की सियासत में सीएम फेस को लेकर बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एक तरफ बीजेपी सीएम फेस पर ताल ठोक रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू कार्यकर्ता नीतीश के बेटे निशांत को सीएम बनता देखना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद से ही जेडीयू कार्यकर्ताओं में आक्रोश भरा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ता लगातार बीजेपी को लेकर कई बयान देते हुए नजर आ रही है और आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश पर राज्यसभा जाने का दबाव बनाया है। इस सियासी बवाल के बीच अब राज्य में सीएम फेस को लेकर खींचतान तेज हो गई है।
जेडीयू कार्यकर्ता नीतीश के बेटे निशांत को बिहार के अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इसे लेकर उन्होंने 12 अप्रैल को निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों पर लिखा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री। पोस्टर में बीजेपी पर तंज कसते हुए आगे लिखा गया कि बिहार में ना तो बुलडोजर बवाल चाहिए और ना ही फिर से दंगा फसाद चाहिए। अब आपकी परछाई स्वरूप युवा जनसेवक निशांत कुमार चाहिए। नीतीश कुमार का अधूरा सपना निशांत कुमार ही पूरा करेंगे। इस पोस्टर ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि चर्चा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। 12 अप्रैल को नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई, जिस दौरान विजय चौधरी और देवेश ठाकुर भी मौजूद रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में नई सरकार के गठन और सीएम फेस को लेकर चर्चा हुई, यानी बीजेपी अपना सीएम बनाने की कोशिश में है। पर जेडीयू कार्यकर्ता लगातार निशांत को सीएम बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं। राज्य में मचे इस घमासान को लेकर विपक्ष भी आग बबूला हो चुका है। आपको याद होगा, बीते दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि बिहार बदहाल हो गया है, एनडीए सरकार ने राज्य को बर्बाद कर दिया। किसी भी मुद्दे पर बात कर लीजिए, बिहार परेशानी झेल रहा है। खैर, अब देखना ये होगा कि बिहार के अगले सीएम को लेकर जारी सस्पेंस कब खत्म होता है। बिहार में सीएम फेस को लेकर जेडीयू और बीजेपी में टकराव देखा जा रहा है, तो तमिलनाडु में चुनाव से पहले पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। इसी कड़ी में सीएम एमके स्टालिन ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। यहां तक कह दिया है कि बीजेपी एआईएडीएमके का मुखौटा पहनकर तमिलनाडु में आ रही है। तो और क्या कुछ कहा सीएम स्टालिन ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसमें अब गिनती के दिन बचे हैं और जैसे जैसे ये दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा हाई होता जा रहा है। सियासी दल एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम एमके स्टालिन ने बीजेपी और टीवीके पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक्टर और टीवीके लीडर विजय की जन नायकन मूवी ऑनलाइन रिलीज होने के मुद्दे पर मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। पलानीस्वामी हार से निराश हैं और इसलिए वो हम पर कमेंट करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, सुबह की सैर करता हूं, क्योंकि चुनाव का समय है। लोग खुशी खुशी मुझसे मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डीएमके को वोट देंगे, जो हौसला बढ़ाने वाली बात है। सच तो ये है कि बीजेपी एआईएडीएमके का मुखौटा पहनकर तमिलनाडु में आ रही है। जैसे आप जानते हैं कि स्टालिन लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। जहां जहां बीजेपी सरकार है, वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी तमिलनाडु में हिंसा भड़काने का काम करती है। केंद्र सरकार तमिलनाडु के साथ भेदभाव कर रही है और राज्य का उचित हिस्सा नहीं दे रही है। स्टालिन के इन आरोपों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार स्टालिन के हमलों पर क्या सफाई देती हुई नजर आती है। स्टालिन तो बीजेपी पर हमलावर थे ही, और अब विपक्ष ने जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कह दिया है कि सरकार जाति जनगणना को जानबूझकर टालना चाहती है। तो और क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जाति जनगणना को लेकर देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार जाति जनगणना को जानबूझकर टालना चाहती है और देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया। मोदी सरकार जाति जनगणना को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा था कि भारत सरकार ने नीति के रूप में यह निर्णय लिया है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जातियों की गणना नहीं की जाएगी। 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर यह कहा था कि उसने जाति जनगणना न कराने का एक सोच समझकर लिया गया नीतिगत निर्णय किया है। 28 अप्रैल 2024 को एक टेलीविजन इंटरव्यू में पीएम ने जाति जनगणना की मांग उठाने पर कांग्रेस पर अर्बन नक्सल मानसिकता का आरोप लगाया था। 30 अप्रैल 2025 को जब देश कुछ दिन पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले के सदमे से उबर भी नहीं पाया था, तभी मोदी सरकार ने अचानक घोषणा कर दी थी कि आगामी जनगणना के हिस्से के रूप में जाति जनगणना कराई जाएगी। 30 मार्च 2026 को एक व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त ने कहा था कि चल रही जनगणना 2027 के अधिकांश परिणाम 2027 में ही उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि पूरी जनगणना डिजिटल तरीके से कराई जा रही है। जयराम रमेश ने भड़कते हुए आगे कहा कि अब मोदी सरकार अनुच्छेद 334A में संशोधन करना चाहती है, ये कहते हुए कि जाति जनगणना के परिणाम कुछ सालों तक उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि ये तथ्य नजरअंदाज किया जा रहा है कि बिहार और तेलंगाना दोनों ने व्यापक जातिगत सर्वेक्षण 6 महीने से भी कम वक्त में पूरा कर लिया था।
प्रधानमंत्री हमेशा की तरह देश को गुमराह कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर भ्रम फैलाने में लगे हैं। अब वो उस प्रावधान में संशोधन करना चाहते हैं जिसे संसद ने सितंबर 2023 में सर्वसम्मति से पारित किया था। सीधा छिपा हुआ एजेंडा यही है कि जाति जनगणना कराना ही नहीं है। जयराम रमेश के इस पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है। अब देखना यह होगा कि उनके हमलों पर सरकार क्या सफाई देती है। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र में एनसीईआरटी के फैसले पर मचे बवाल की। महाराष्ट्र में एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के इतिहास की किताब से मराठा साम्राज्य के विस्तार को दर्शाने वाला नक्शा हटाने का फैसला किया है, जिसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को धीरे धीरे पाठ्यक्रम से हटाने की कोशिश की जा रही है। इस बहस ने एक तरफ पूरे राज्य में सियासी और सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ अब छत्रपति घराने ने भी मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने राज्य की सियासत में तहलका मचा दिया है। एक छोटे से जिले से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बन गया है। दरअसल एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के इतिहास की किताब से मराठा साम्राज्य के विस्तार को दर्शाने वाला नक्शा हटाने का फैसला किया है, जिसके बाद राज्य में आक्रोश फैल गया है। शिक्षा और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि मराठा साम्राज्य सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की पहचान, स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक है। ऐसे में इस नक्शे को हटाना केवल एक अकादमिक बदलाव नहीं, बल्कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं छत्रपति घराने के सदस्य वृषाली राजे भोसले ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मराठा साम्राज्य महज इतिहास नहीं है, यह हमारा स्वाभिमान है। राजस्थान में हमारी जीत की ऐतिहासिक सच्चाई से इनकार करना गलत है। किसी भी तरह के दबाव में इतिहास को बदला नहीं जाना चाहिए। कई राजपूत राजाओं ने मराठा साम्राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकार किया था। वो एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आखिर कौन इस इतिहास में हेरफेर करने के लिए दबाव डाल रहा है? किसी भी तरह के दबाव में इतिहास को नहीं बदला जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को लेकर तीखी आलोचना देखने को मिल रही है। छत्रपति घराने के अलावा महाराष्ट्र के लाखों मराठी मानुष भी खुलकर इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं। सबका सवाल यही है कि आखिर किसके दबाव में यह फैसला लिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस बढ़ते विवाद के बीच एनसीईआरटी क्या अपने फैसले पर कायम रहती है या फिर इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।